नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्षम, जो कि आपके सामने है लाइव। और आज बात करने आए हैं कि भाई जेडबल क्या है। आज इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। कोई भी बच्चा जो अभी 10वीं से 11वीं में आया है, या कोई ऐसा बच्चा है जो जेडबल के बारे में नहीं जानता है, 8वीं 9वीं में है और जानना चाहता है, या कोई ऐसे माता पिता हैं जो जेडबल के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें और बता सकें, तो ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो जेडबल एग्जामिनेशन के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता है। ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। एक एक मिनट आपके लिए यूजफुल होगा और हर एक मिनट में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपके काम का बहुत सारा कंटेंट आएगा। और अभी तो आपने जेडबल के बारे में जानना शुरू किया है, आगे आपको ऐसी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आएंगी, ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी ज़रूरतें आपको इस चैनल पे मिलेगी। एकेडमिक कंटेंट होगा वो भी मिलेगा, नॉन एकेडमिक कंटेंट होगा वो भी मिलेगा, गाइडेंस वो भी मिलेगा, कॉलेज इन्फॉर्मेशन, रिव्यूज़, वो सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वीडियो विच यू कैन एक्सपेक्ट इफ़ यू आर preparing for JEE और इफ़ योर सन और डॉटर इज प्रिपेयरिंग फॉर JEE, तो आपको हर एक टाइप का कंटेंट यहाँ मिलेगा। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो भाई आपका 10वीं जनरली ऐसा ही होता है कि एक बार बच्चे का जब 10वीं खत्म हो जाता है तो JEE के लिए देखना शुरू करता है, या माता पिता देखना शुरू करते हैं कि भाई बच्चे का जब 10वीं खत्म हो गया तो वो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। तो ये अवस्था होती है। अब आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जवाब आप एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में भी दे दीजिए। आप बनना चाहते हैं, मतलब आप या आपके बच्चे जो भी। तो अगर जवाब आपका यस है तभी शायद आप इधर आए हैं, ये एक ऑप्शन आपका हो सकता है। तो अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा, ये सबसे पहला सवाल आता है। और इसमें दो ऑप्शन सबके सामने रहते हैं, सरकारी और प्राइवेट। भाई हमारे भारत में ये ऑप्शन हमेशा से चलता आया है कि भाई सरकारी अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है। अब सरकारी अच्छा है या प्राइवेट अच्छा है, इसमें अनडाउटेडली ज्यादा रुझान लोगों का हमेशा से सरकारी की तरफ रहा है। और सरकारी में IITs, NITs, IIITs, GFTIs, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं। और रुझान इसलिए भी ज्यादा रहता है कि भाई सरकारी कॉलेजेस में जितनी अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं उतनी अच्छी सुविधाएं प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं मिल पाती, जनरली नहीं मिल पाती। मतलब मिलने को तो मिल ही सकती हैं, बट ऐसे जनरली देखा गया है कि नहीं मिलती हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि भाई जितना पैसा, जाहिर सी बात है कि जितना पैसा सरकार के पास होगा उतना किसी एक इंसान के पास तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए IITs में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, प्राइसेस कम है। NITs में भी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, प्राइस बहुत कम है। वैसा ही IIIT तो वैसे थोड़े महंगे हैं, बट GFTI में भी ऐसा ही यही सिंपल स्थिति है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो उन कॉलेजेस में भी अच्छा सिस्टम है कि भाई कम पैसे ही, जनरली सरकारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं जो मैं देखा हूँ, और यही सेटअप भी है इंडिया में, तो हमेशा ही ऐसा हुआ है। तो सरकारी कॉलेजेस में पैसे कम लगते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में ऑन द कॉन्ट्ररी थोड़े पैसे ज़्यादा लगते हैं। हालांकि प्राइवेट में भी कई सारे ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं, सस्ते भी हैं, लेकिन बहुत सस्ते नहीं होते हैं। और जो अधिकांश ऐसे हैं जो बहुत अच्छे होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। जैसे बिट्स पिलानी काफ़ी फेमस नाम है और हर इंसान कहता है, मतलब इनफैक्ट बतौर शिक्षक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है जो IIT छोड़कर बिट्स पिलानी ज्वाइन करता है। क्योंकि IIT में मान लेते हैं किसी बच्चे को ब्रांच अच्छी नहीं मिली, पीछे के ब्रांच मिली, या पीछे का IIT मिला, या फिर IIT मिला लेकिन उसको बाहर जाना है, या कुछ और उसके थॉट प्रोसेस है, तो बच्चा बिट्स पिलानी ज्वाइन करता है। इतना अच्छा यह प्राइवेट कॉलेज है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। लेकिन दुखद बात यह है कि 4 साल की फीस है 24 लाख रुपए। 24 से 26 लाख रुपए 4 साल की फीस है, मतलब आप सालाना 6 लाख रुपए की फीस बनती है। तो कॉलेज बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि प्राइवेट है तो इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। आप अगर IIT में भेजते हैं, इन सारे सरकारी कॉलेजेस में IIT सबसे महंगा है। IIT में 12 लाख रुपए में 4 साल की पढ़ाई हो जाती है, पर यहाँ पर 24 लाख में होती है। वैसे ही वेल्लोर में आप आ जाइए, 20 लाख रुपए की फीस है 4 साल की। SRM में आ जाइए, वैसे ही 18 लाख 20 लाख रुपए की फीस। MIT मणिपाल और 24 लाख। JIIT का भी वैसे ही 4 चौके 16 18 लाख रुपए के आसपास है। तो सारे लोग का वैसा ही है। थापर का तो और ज़्यादा है, 26 लाख रुपए है। तो और ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, ये तो मैंने कुछ नाम लिखे हैं, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो पहला तो अगर किसी के दिमाग में ये धारणा है कि प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते, तो होते हैं। और ये बात अभी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आने वाले वक्त में आप जब JEE का एग्जामिनेशन देंगे, या अभी मैं जब आपको जानकारी दे रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि JEE एग्जामिनेशन बताऊंगा कि बहुत कठिन है, सबका सिलेक्शन नहीं होगा। करीबन लाखों की तादाद में, एग्जैक्ट नंबर भी बताऊंगा, इस साल 14,75,000 बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया था। लेकिन IITs में मात्र 18,000 सीटें हैं।
तो ये कड़वा है परंतु सत्य है। और अगर एग्जैक्ट नंबर बताऊं तो 17,780 सीट है। 18,000 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं 14,75,000 बच्चे। तो आसान तो नहीं है, और इसीलिए बतौर शिक्षक ये नैतिक जिम्मेदारी भी है मेरी कि मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर कल को कभी कुछ ऊंच नीच होता है, हालांकि अभी से ये नहीं सोचना चाहिए, पर आप पूरी कोशिश कीजिए कि आईआईटी निकले, पर कुछ ऊंच नीच होता है तो दिमाग के दरवाजे खोल कर रखिएगा कि प्राइवेट कॉलेजेस खराब नहीं होते, इनसे भी करोड़ों करोड़ों के पैकेज लगते हैं। बिट्स पिलानी सबसे बेस्ट कॉलेज है और इससे मेजॉरिटी बच्चा आउट ऑफ इंडिया जाता है, मेजॉरिटी। वीआईटी बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस लगते हैं। एसआरएम बच्चे ने यहाँ पर वो बनाया था, सैटेलाइट बनाया था और इसरो के द्वारा वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। तो प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे हैं, हाँ पैसा ज्यादा ले रहे हैं पर अच्छे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सरकारी कॉलेज की जब बात आती है तो सरकार ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि लो कॉस्ट मॉडल है, तो उसके लिए कोई एग्जामिनेशन लेगा। तो जो सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। जीएफटीआई का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जैसे असम यूनिवर्सिटी, बीआईटी मेसरा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा, एसएलआईटी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सरकार पैसा देती है चलाने के लिए, तो इसलिए इसका नाम है गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो ऐसे सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, एक मिनट, ऐसे सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको जेडब्ल्यू एग्जाम देना पड़ता है। और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना क्यों चाहता है इंसान? सीधी सी बात है कि भैया पैसा कम है तो फायदे हैं कि भैया वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन है, ग्लोबल रिकग्निशन, प्लेसमेंट अच्छा है, फीस बहुत कम है, और उसके हिसाब से जब आरओआई आप देखेंगे तो आरओआई बहुत बेहतर आपका बैठेगा। फैकल्टी एक्सपर्ट है, मैं मतलब बहुत एक्सपर्ट तो नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि हाँ अच्छे फैकल्टी होते हैं, क्योंकि आईआईटी में कोई भी ऐरा गैरा नहीं जा सकता, मास्टर्स मतलब पीएचडी होना चाहिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज से होगा तो प्रेफरेंस होगा। तो प्रोफेसर्स अच्छे होते हैं और उनसे पढ़ाया अच्छा जाता है। वो कितने एक्सपर्ट हैं तो भाई वो तो पढ़ने के बाद समझ में आएगा, क्योंकि बच्चे को समझ आ रहा है तो प्रोफेसर एक्सपर्ट, नहीं समझ में आ रहा तो चाहे जितना भी पढ़ा लिखा प्रोफेसर हो, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर खैर आईआईटीज में मिलते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी मिलती हैं, एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जाता है, एंड देन एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होता है। ये सब कुछ इसके खास पॉइंट हैं जिसकी वजह से बच्चा आईआईटी या ऐसे कॉलेजेस में, सरकारी कॉलेजेस में जाता है। लो फीस, प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड क्लास रेपुटेशन और मतलब फैसिलिटीज बेसिकली अच्छे मिलते हैं, रिकॉग्निशन हैं। अब रेपुटेशन इतना अच्छा कि आपको सारे जगह न्यूज में यही दिखेगा। ऐसे है न्यूज स्निपेट, इंडिया टुडे, दिस आईआईटी रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर 2.2 करोड़ प्लेसमेंट ऑन कैंपस। कैंपस पे 2.25 करोड़ का पैकेज बच्चे को मिला। उसके बाद एनआईटी राउरकेला स्टूडेंट सिक्योर 1.2 करोड़ पैकेज ड्यूरिंग प्लेसमेंट, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज। और ऐसे बड़े सारे भरे होंगे। 4.3 करोड़ प्लस टॉप ऑफर पर्क्स आईआईटी जॉब सीन। ये आईआईटी बॉम्बे का इसी साल का है, साल 2025 का ही एक बच्चे को मिला है 4.3 करोड़। ठीक है, मतलब 2025 में वो ज्वाइन करेगा। फिर वैसे ही 147 स्टार्टअप्स इंक्यूबेटेड बाय आईआईटी दिल्ली इन 2018 से 24, लाइफ साइंसेस इमर्जिंग टेक अमंग अदर टेकर्स टेक लीड। तो मुद्दा ये है कि भाई आईआईटीज में अपॉर्चुनिटी बहुत है और अपॉर्चुनिटी होने के पीछे का दो मुख्य कारण है। सरकार का पैसा बहुत है और सारे के सारे बच्चे, टॉप के जो क्रीम बच्चे हैं, वो इन कॉलेजेस में जाते हैं। तो ये दो मुख्य कारण की वजह से यहाँ से रिजल्ट आता है। अब तो कैसे होगा एडमिशन आपका इस जगह पर? तो इस जगह पर एडमिशन लेने के लिए आपको 80% ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया एक्सेप्ट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जेडब्ल्यू। तो जेडब्ल्यू आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एग्जामिनेशन है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये इंजीनियरिंग के फील्ड में, जैसे मेडिकल के फील्ड में सबसे वाइडली एक्सेप्टेड एग्जामिनेशन नीट है, इनफैक्ट मेडिकल के फील्ड में ओनली एग्जामिनेशन नीट है। हालांकि इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता कि ओनली एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू है, बट मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू है, जो अधिकांश प्राइवेट और सरकारी दोनों कॉलेजेस में काम आता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें कि जेडब्ल्यू क्या है, तो जेडब्ल्यू का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कंडक्टेड इन 2 स्टेजेस। एक स्टेज होता है मेंस और एक स्टेज होता है एडवांस्ड। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी है उसका नाम है एनटीए। एनटीए एक सरकारी बॉडी है और एनटीए एक सरकारी बॉडी है और एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपकी जानकारी के लिए वैसे बता दूं कि एनटीए वो बॉडी है जो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, यही नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, यही आपका सीयूईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, यही आगे चलकर आपके जो और भी बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशंस हैं, जैसे CSIR वगैरह, JRF नेट वगैरह,
वो सारे एग्जामिनेशंस भी यही बॉडी कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, सरकारी बॉडी है, और जो भी सरकारी लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं बड़े बड़े, जहां पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो ये कंडक्ट कराती है। ठीक है, समझ गए। अब जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन 2 चरणों में होता है। एक फर्स्ट स्टेज होता है जेडब्ल्यू मेंस, और दूसरा स्टेज होता है जेडब्ल्यू एडवांस। जितने भी बच्चे जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन देते हैं वो सबसे पहले जेडब्ल्यू मेंस देते हैं। तो यहाँ पर सारे, जैसे मान लेते हैं मैंने आपको बताया 14,75,000 बच्चों ने अप्लाई किया था इस साल, तो 14,75,000 बच्चा यहाँ पर एग्जाम देगा। अब यहाँ से कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, जिनको कहा जाता है कि यू आर सेलेक्टेड या यू आर क्वालिफाइड। तो ये जिन बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा वो बच्चे एडवांस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। अभी उनका कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वो बच्चे होंगे जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, इस एग्जामिनेशन को लिख सकते हैं। जो अपीयर हो गए जेडब्ल्यू एडवांस में वो एग्जामिनेशन लिखेंगे, और एग्जामिनेशन लिखने के बाद यहां पर आएगा कि भैया आप क्वालिफाई किए हैं या नहीं क्वालिफाई किए। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से जेडब्ल्यू मेंस से बच्चा सिलेक्शन से फिर अपीयर करेगा एग्जामिनेशन में। सिलेक्शन इसी बात का होता है कि कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो जेडब्ल्यू एडवांस के एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। एग्जामिनेशन लिखने के लिए भी सिलेक्शन है, जो लिख सकते हैं उनको ओके बोला जाएगा, अपीयर कर जाएंगे, और बाकी सारे यहीं रह जाएंगे जेडब्ल्यू मेंस। और जो जेडब्ल्यू एडवांस लिख रहे हैं वो क्वालिफाई किए तो यहाँ के बाद आपको मिल जाएगा IIT। ठीक है, नहीं क्वालिफाई किए तो कोई बात नहीं। और जो बच्चा जेडब्ल्यू मेंस में आता है, ध्यान दीजिएगा, वो बच्चा सिलेक्शन सिर्फ एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए होता है। परंतु अगर कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है पर फिर भी उसके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि जेडब्ल्यू मेंस के जरिए उस बच्चे को NIT मिल जाए। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा समझाना पड़ेगा कि NIT कैसे मिलता है और IIT कैसे मिलता है। तो चलिए आपको थोड़ा आगे बताता हूं कि कैसे कैसे मिलता है। वाई इज JEE इंपॉर्टेंट? योर गेटवे टू IIT, NIT, IIIT, GFTI। अब ध्यान से देखिए, डू यू नो विच ऑफ द टॉप IIT का सबसे टॉप कौन सा IIT है पता है? IIT बॉम्बे। ऐसा क्यों है IIT बॉम्बे सबसे टॉप? क्योंकि IIT बॉम्बे में, मैं आपको डेटा के थ्रू बताता हूं, साल 2024 का डेटा बता रहा हूं। साल 2024 में टोटल रैंक, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में कुल 72 बच्चों ने, 72 स्टूडेंट्स ने IIT बॉम्बे का चुनाव किया। और यहीं पर IIT दिल्ली के लिए शायद 12 बच्चे तैयार हुए थे या कुछ ऐसा ही कुछ था, 12 बच्चे। और IIT मद्रास के लिए कुल 3 बच्चे तैयार हुए थे टॉप 100 में। तो इससे ये बात समझ में आती है कि अच्छा, टॉपर्स जो हैं वो IIT बॉम्बे का चयन करते हैं। टॉप रैंक 1 से लेकर 100 तक में 72 बच्चे IIT बॉम्बे का चयन करते हैं। तो IIT बॉम्बे इसलिए फेमस है, सबसे बेस्ट IIT कहा जाता है। ऑल्दो आपको बता दूं, NIRF रैंकिंग में, जो सरकार की NIRF रैंकिंग है, इस रैंकिंग के हिसाब से IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पे है। पूछोगे पहले नंबर पे कौन है, तो वो है IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब NIRF रैंकिंग 3 है, QS वर्ल्ड रैंकिंग 118 है, और IIT बॉम्बे इमर्जेस एज टॉप चॉइसेस। टॉप 50 JEE एडवांस का जो 2023, मतलब आउट ऑफ 50 JEE एडवांस 2023 टॉपर 46 चोज IIT बॉम्बे। 50 में से 46 ने चुना, और IIT बॉम्बे, और ये जैसे देखो, सेलेक्टेड बाय 72 ऑफ टॉप 100 JEE एडवांस कैंडिडेट्स, 100 में से 72 बच्चों ने चुना। तो ऐसा हर साल होता है। ठीक है, अब क्यों भाई, क्यों इतना फेमस है, क्यों हर बार टॉपर्स इसको चुनते हैं? तो पहला कि भैया आप इसको ऐसे समझिए कि ग्लोबल रिक्रूटर्स IIT बॉम्बे में बहुत पहुंचते हैं। ग्लोबल रिक्रूटर मतलब, जैसे आपको पता होना चाहिए, भारत में 2 शहर सबसे ज्यादा फेमस है पूरे विश्व में, पहला दिल्ली, दूसरा बॉम्बे। दिल्ली इसलिए फेमस है क्योंकि भैया भारत की राजधानी है दिल्ली, परंतु बॉम्बे इसलिए फेमस है क्योंकि बॉम्बे इज कॉल्ड एज, मुंबई इज कॉल्ड एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत का आर्थिक राजधानी उसे कहते हैं। इस वजह से, जैसे आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है, ठीक है, पर वॉशिंगटन के साथ साथ न्यूयॉर्क भी फेमस है, सैन फ्रांसिस्को ज्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में को सिलिकॉन वैली कहते हैं, तो वहां टेक है, सारे के सारे बड़ी कंपनीज का ऑफिस है सैन फ्रांसिस्को में। तो जस्ट लाइक जैसे USA में सैन फ्रांसिस्को है, वैसे ही इंडिया में मुंबई है। और इसी वजह से IIT बॉम्बे में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल कंपनियां पहुंचती हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए मूविंग फॉरवर्ड। हाईएस्ट पैकेज पिछले साल का जो था वो 3.7 करोड़ का था, और एवरेज सैलरी यहां पे भी 20 से 25 लाख पर एनम की रहती है एवरेज। एक्टिव एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर द टेक, तो ये सारी चीजें तो है ही है। अब शुरू करते हैं
कि अब आप कैसे कैसे कहां कहां पहुंचेंगे और इससे क्या क्या आपको मिलेगा। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले 11वीं और 12वीं करते हैं, 11th और 12th की आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल का एग्जामिनेशन देते हैं। उसके बाद स्कूल एग्जामिनेशन के बाद आपके होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला पड़ाव तो आपका होता है बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड के बीच में प्री बोर्ड होता है, लेकिन अब मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं। इस बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके कोई भी मार्क्स आएंगे। आपके कोई भी मार्क्स अगर आए तो आप जेडब्ल्यू मेंस में बैठ सकते हैं। जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन में बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, ये बाद में बताऊंगा। तो आपके बोर्ड में कोई भी एग्जाम मार्क्स आते हैं, इवन तुम फेल भी कर जाते हो तो भी तुम इस एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो, जेडब्ल्यू मेंस में। ये एग्जामिनेशन, जैसे बोर्ड आपका होता है फरवरी में हर साल, तो बट जेडब्ल्यू मेंस आपका जनवरी के महीने में होता है पहली बार, और इसका दूसरा अटेम्प्ट एक बार और होता है, वो होता है अप्रैल। तो जेडब्ल्यू मेंस साल में 2 बार होता है। आप जनवरी और अप्रैल दोनों में से किसी एक में अपीयर हो सकते हैं या दोनों में अपीयर हो सकते हैं। रूल ये कहता है कि इन दोनों में से जिसमें भी बेटर मार्क्स आएंगे उसको बेस्ट कहा जाता है, बेस्ट ऑफ 2। तो दोनों में से जिसमें भी बेटर मार्क्स आएंगे वो कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक। अब अगर आप मेंस में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप जेडब्ल्यू एडवांस लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सबसे पहला रूल यहां बताता हूं, मेंस से एडवांस में हर साल 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई होता है, 2.5 लाख। ये संख्या फिक्स है। फिक्स है मतलब देखो, जेडब्ल्यू मेंस को देने वाला कैंडिडेट 15 लाख भी हो सकता है, 25 लाख भी हो सकता है और 5 लाख भी हो सकता है। पर अगर 5 लाख बच्चा जेडब्ल्यू मेंस को दे रहा है तो भी 2.5 लाख सेलेक्ट होगा। अगर 15 लाख बच्चा जेडब्ल्यू मेंस को दे रहा है तो भी 2.5 लाख ही सेलेक्ट होगा। और अगर कल को 2.5 लाख बच्चा जेडब्ल्यू मेंस को देने लगे तो भी मेंस से एडवांस एग्जामिनेशन लिखने के लिए जो अलाउ किया जाएगा जिन बच्चों को, वो सिर्फ 2.5 लाख ही होगा। ये रूल है, क्लियर। अब आगे चल के रूल बदलेंगे ये लोग तो अलग बात है, बट अभी तो यही रूल है। अब तो 2.5 लाख बच्चे हैं जो अलाउ किए गए जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन को लिखने के लिए, ठीक। अब आप आते हैं, एग्जामिनेशन डे होता है, सेंटर पे आप बैठेंगे कि एग्जामिनेशन आपको कि आप एग्जाम देंगे। पर यहां पर एक रूल किक इन होता है जिसको कहते हैं 75% क्राइटेरिया। मतलब आप 12वीं में आपके 75% नंबर बने हैं कि नहीं, इसी के बेसिस पे आपको इस एग्जामिनेशन में अलाउ किया जाएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में नहीं बने हैं 75%, 12वीं के बोर्ड्स की बात कर रहा हूं, तो आपको इस एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। हां, यह है फैक्ट। तो बता रहा हूं टाइमलाइन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, टाइमलाइन आप समझिए। आपका पेपर बोर्ड्स जो होता है, मैं लिख रहा हूं यहां पर फरवरी में होता है बोर्ड, ठीक है। जनवरी में होता है जेडब्ल्यू मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई मेंस फर्स्ट। फरवरी में बोर्ड होता है। अप्रैल में आपका होता है जेडब्ल्यू मेंस 2, ठीक है। उसके बाद मई में आपका निकलता है रिजल्ट, नहीं अप्रैल में ही रिजल्ट आ जाता है, सॉरी, रिजल्ट अप्रैल में ही आ जाता है। जेडब्ल्यू मेंस का बोल रहा हूं, तो अप्रैल में आता है आपका रिजल्ट, अप्रैल में आता है जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट, ठीक है। मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा। अप्रैल में आता है जेडब्ल्यू मेंस का रिजल्ट। उसके बाद मई मंथ में होता है आपका जेडब्ल्यू एडवांस। लेकिन उसके पहले एक चीज हो चुकी होती है, क्या? बोर्ड्स का रिजल्ट आउट, बोर्ड्स रिजल्ट। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट आउट हो चुके होते हैं। उसके बाद मई के आखिरी में या मिड में बोर्ड्स का रिजल्ट आउट हो जाता है। उसके बाद जेडब्ल्यू एडवांस होता है। और इसी वजह से बच्चे को कहा जाता है कि आप जेडब्ल्यू में आ ही नहीं सकते अगर 75% नंबर नहीं है, जो कि आधा सच है। क्योंकि बच्चा जब बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है तो फरवरी में दिया है, फरवरी के बाद उसका रिजल्ट मई में आएगा। इसके बीच में उसको नहीं पता कि 75 आएंगे कि नहीं। इसी वजह से अप्रैल अटेम्प्ट भी वो दे सकता है, जनवरी अटेम्प्ट भी वो दे सकता है बिना 75। हो सकता है वो यहां पर इतना खराब मार्क्स लेकर आया है फरवरी में बोर्ड में कि सिर्फ 33% आया, या मान लेते हैं फेल ही हो जाएगा, पर उसके बावजूद वो बच्चा जनवरी अटेम्प्ट में बैठ सकता है, अप्रैल अटेम्प्ट में बैठ सकता है और उसका रिजल्ट भी आएगा। क्लियर? अब इनफैक्ट यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हर साल होते हैं, जिनका अप्रैल में जब रिजल्ट आया जेईई मेंस का तो उनके आए हैं एकदम मतलब ऑल इंडिया रैंक 10,000, 5,000, ऑल इंडिया रैंक 100 वाला। ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऑल इंडिया रैंक 100 आ गया, लेकिन वो बच्चा इस फरवरी के बोर्ड में उसके नंबर 75% नहीं आए।
तो अगर वो बच्चा ऑल इंडिया रैंक 100 है, या मान लो क्वालिफाइड, अब कितना बच्चा सेलेक्ट होना है, 2.5 लाख बच्चे को सेलेक्ट होना है, अब किसी का ऑल इंडिया रैंक 100 है वो तो सेलेक्टेड है ही है। पर इस रूल की वजह से कि अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 75% नहीं बने, क्योंकि यहां बोर्ड रिजल्ट आ जाता है और आपके होने चाहिए 75%, अगर आपका 75% नहीं बना है तो आपको एडवांस में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, यहां पर आपको रोका जाएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में 75% नहीं बने हैं। मेरी बात समझ में आई? और इसीलिए इसे द ब्लैक रूल भी कहा जाता है, द ब्लैक रूल ऑफ 75%, या द इनफेमस 75%, 75% का काला रूल। ठीक है, ये है 75%। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि जेडब्ल्यू एडवांस आपने दे दिया। जेडब्ल्यू एडवांस आप जैसे ही दे देते हैं मई में, उसके बाद आपका जून में आता है रिजल्ट, और जून में जैसे ही रिजल्ट आता है, इस जून में रिजल्ट आने के बाद जून में शुरू होती है काउंसलिंग। जून में शुरू होती है काउंसलिंग। अब ध्यान से यहां पर भी देखिएगा, एक दो बातें हैं। जून में काउंसलिंग किस बात की शुरू होती है? तो भैया आपने इतना एग्जामिनेशन दिया है, तो इस एग्जामिनेशन में अगर आपके अच्छे नंबर आए तो अब आप कॉलेज में जाना चाहोगे, तो कॉलेज में लेकिन जाओगे कैसे? काउंसलिंग होगी उसके लिए। तो काउंसलिंग का प्रोसेस होता है जिससे कि बच्चा कॉलेज सेलेक्ट करता है या उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये पता चलता है। अब इस काउंसलिंग को भी लेकर कुछ डाउट्स हैं, वो भी क्लियर कर देता हूं। पहला कि अगर आपके बोर्ड में 75% नहीं आए हैं तो आपको इस काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया जाएगा। कट कुट, बिल्कुल। अगर आपके बोर्ड में 75% नहीं बने हैं तो काउंसलिंग में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, नो मैटर आप ऑल इंडिया रैंक 1 भी क्यों ना आए हो। आप मतलब, अब जैसे काउंसलिंग का मतलब क्या? अच्छा, वैसे आपको ये भी बता देता हूं, ये जो जून में काउंसलिंग होती है, इस काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलता है जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे भी, जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे भी, प्लस जेडब्ल्यू एडवांस के मार्क्स पे भी। अब ये मेंस और एडवांस के मार्क्स पे मिलता है कॉलेज का क्या मतलब, चलो इसको भी समझाते हैं। ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से समझिए। होता यूं है कि जेडब्ल्यू मेंस जो है ना, इसके जरिए आपको सिलेक्शन होता है एनआईटी में, ट्रिपल आईटी में, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, अदर गवर्नमेंट कॉलेज में, और मेनी प्राइवेट कॉलेजेस में, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज तो चलो बाहर है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, पर इतनी सारी चीजों के लिए सरकार काउंसलिंग कराती है, जिसको कि जोसा काउंसलिंग कहा जाता है। जोसा काउंसलिंग, ठीक है, ये होता है। तो आपकी काउंसलिंग होगी, इसके जरिए आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई कुछ भी मिलेगा। ठीक, अब यहां पर हो सकता है कि आप ऑल इंडिया रैंक 1 बन जाओ जेडब्ल्यू मेंस में, लेकिन आपका जेडब्ल्यू एडवांस, मतलब आप जब ऑल इंडिया रैंक 1 बनोगे तो ये 2.5 लाख बच्चे जो यहां से सेलेक्ट होते हैं उसमें तो ऑटोमेटिकली आ जाओगे। पर हो सकता है कि जिस दिन आपको एग्जामिनेशन देना था जेडब्ल्यू एडवांस का, उस दिन आप सेंटर ही नहीं पहुंच पाए, या सेंटर पहुंचे और आपका रैंक आ गया 50,000। 2.5 लाख बच्चों में रैंक 50,000 तो आ ही सकता है। तो आपका एडवांस में चूंकि रैंक खराब आया है, इसकी वजह से आप आईआईटी नहीं जा पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, आईआईटी का सीट सिर्फ जेडब्ल्यू एडवांस के मार्क्स पे मिलता है, और आईआईटी के छोड़ के बाकी सारे कॉलेज, अधिकांश कॉलेज का सीट जेडब्ल्यू मेंस के मार्क्स पे मिलता है। इसका वाइसे वर्सा भी हो सकता है कि आप जेडब्ल्यू मेंस में 2.5 लाख बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, हो सकता है आपका रैंक आए 2,49,000, 2,49,000 हो सकता है। ये मुमकिन है कि आपने जेडब्ल्यू मेंस दिया, उसमें आपका 2,49,000 रैंक हुआ, तो आप सेलेक्ट तो हो जाएंगे। आप एडवांस में गए और यहां पर आपका ऑल इंडिया रैंक 1 आ गया या 50 आ गया, मान लेते हैं ऑल इंडिया रैंक 50 आएगा तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। परंतु आप अगर जेडब्ल्यू में आप बोलें कि नहीं मेरे को आईआईटी नहीं चाहिए, मेरे को ऑल इंडिया रैंक 50 आ गया ना, मेरे को एनआईटी दे दो, तो आपको एनआईटी नहीं मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख रैंक इतना पीछे होता है कि एनआईटी में बच्चे इतने रैंक तक नहीं जा पाते हैं। जनरल कैटेगरी बोल रहा हूं, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में, क्योंकि एनआईटी में, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनआईटी में करीबन 24,000 के आसपास सीटें हैं, 24,000। तो जाहिर सी बात है जिस बच्चे का 2.5 लाख रैंक आएगा वो 24,000 सीटों वाले कॉलेज में नहीं जा पाएगा। तो मैं आपको यही बताना चाहता था, ये दोनों एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग है। जेडब्ल्यू एडवांस के मार्क्स पे आईआईटी में सिलेक्शन होता है, आरजीआईपीटी में सिलेक्शन होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम आईआईपीटी में सिलेक्शन होता है। ऐसे कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर सिलेक्शन होता है, ये बहुत गिने चुने 2-3 कॉलेजेस हैं, ये जेडब्ल्यू एडवांस से सिलेक्शन होता है। तो ये दोनों एग्जामिनेशन तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, परंतु इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए इसको क्वालिफाई करना जरूरी है।
तो ये एग्जाम इसके लिए फिल्टर है, परंतु जब सिलेक्शन की बात आएगी कॉलेज में तो ये एग्जाम अलग हो जाएगा, ये एग्जाम अलग हो जाएगा। समझ गए सारे लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जोसा काउंसलिंग है ना, ये यहां के इन 3 टाइप के कॉलेजेस एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के लिए होता है, परंतु जोसा काउंसलिंग आईआईटीज के लिए भी होता है। तो आप ये समझिए कि एक काउंसलिंग है जोसा काउंसलिंग। इस जोसा काउंसलिंग की मदद से बच्चों को आईआईटी भी मिलता है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई सब मिलता है। ठीक है, समझ पाए? अब अगर आप ये बात समझ पाए हैं तो अब आप ये भी समझ पाएंगे कि जोसा काउंसलिंग में अब आपको एनआईटी मिलेगा, आईआईटी, ट्रिपल आईटी मिलेगा, जीएफटीआई, ये तो आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा कि भैया आपका कितना अच्छा रैंक आया। आईआईटी मिलेगा कि नहीं, ये भी जेडब्ल्यू एडवांस के परफॉर्मेंस पे है। परंतु आप जोसा काउंसलिंग में बैठेंगे कि नहीं, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा आपका 75% क्राइटेरिया पे। ये 75%, अगर आप 75% बोर्ड में नहीं लाते हैं तो आपको इस काउंसलिंग में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। हो सकता है आपका ऑल इंडिया रैंक 1 यहां भी आया हो सकता है आपका ऑल इंडिया रैंक 1 यहां भी आया हो, पर आपको इसी काउंसलिंग में नहीं बैठने दिया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? और ऐसा पिछले सालों में कई सारे बच्चों के साथ हुआ है कि जिनके बोर्ड के मार्क्स खराब हो गए हैं, 75% 12वीं में नहीं आया है और वो जेडब्ल्यू में फोड़ दिए हैं, मतलब ऑल इंडिया रैंक ले आए हैं, पर उसके बाद भी ना आईआईटी मिला ना एनआईटी मिला, क्योंकि वो इस काउंसलिंग में ही नहीं बैठ पाएंगे। फैक्ट बता रहा हूं, ये फैक्ट। ठीक है, तो अब इस पूरी जानकारी से आप एक बात तो एकदम संतुष्ट हो गए होंगे, या पूरी तरह से आपको पता चल चुका होगा कि भैया 12वीं में 75% लाना सबसे ज्यादा अनिवार्य है और इसीलिए ये सबसे पहले लिखा गया था। हालांकि जरूरत इसकी नहीं, ऐसी नहीं है कि 75% नहीं आएगा तो आप मेंस नहीं दे पाओगे, मेंस का 2 अटेम्प्ट नहीं दोगे, एडवांस सब दोगे, पर आखिरी में होगा कुछ नहीं। इसीलिए 12वीं में 75% लाना बेहद जरूरी है। अब 12वीं में 75% लाना, और हाँ यहाँ पे कैटेगरी में अलग है, जैसे एससी एसटी के लिए ये 65% है, और स्टेट बोर्ड्स के लिए रूल ये है कि स्टेट बोर्ड में या तो 75% ले आइए, या फिर कई सारे ऐसे स्टेट बोर्ड होते हैं जो बहुत टफ होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड में जो टॉपर होता है वो 70-71% पे आता है। तो जो स्टेट बोर्ड है जहां पर 75% बच्चा नहीं ला पा रहा है, वहां पर वो बच्चा अपने स्टेट बोर्ड में टॉप 20% बच्चों में आ जाए। टॉप 20%, जिसको कहा जाता है 80 परसेंटाइल रूल। तो अगर वो बच्चा उसमें आ गया तो भी सिलेक्शन होगा, मतलब तो भी ये 75% वाला क्राइटेरिया पार है। अब खैर वो सब थोड़े से ऑफ शूट रूल्स हैं। अब बात करते हैं कि भैया 75% जो क्राइटेरिया है 12वीं में, ये कैसे देखा जाएगा? ओवरऑल 12वीं में जितने सब्जेक्ट्स हैं सब पे देखा जाएगा, सिर्फ 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे देखा जाएगा, किस पे देखा जाएगा? तो आपको यहाँ रूल बताता हूँ। रूल कहता है कि 75% क्राइटेरिया देखने के लिए 12वीं में आपके मार्क्स जो जोड़े जाएंगे वो फिजिक्स के जोड़े जाएंगे, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, और यहां पर इंग्लिश नहीं कहा जाता है, यहां पर कहा जाता है एक लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। हो सकता है आपने पंजाबी ली हो तो पंजाबी मानेंगे, हो सकता है आपने पंजाबी और इंग्लिश दोनों ली हो, तो अगर आपके इंग्लिश में ज्यादा है तो इंग्लिश लेंगे, अगर पंजाबी में ज्यादा नंबर आए तो पंजाबी लेगा। तो रूल ये कहता है कि टोटल 5 सब्जेक्ट में आपके 75% होने चाहिए, मतलब 5 सब्जेक्ट का एग्रीगेट, 5 सब्जेक्ट्स का एवरेज। पर वो 5 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फिक्स्ड है, एक लैंग्वेज का पेपर फिक्स्ड है। वो लैंग्वेज का पेपर हो सकता है आपने इंग्लिश और हिंदी भरा हो, तो इंग्लिश हिंदी में जो बेटर होगा वो, और उसके बाद एक पेपर ऑप्शनल होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने टोटल ही 5 लिया है, तब तो कोई डाउट ही नहीं है, तो ये कोई डाउट नहीं आएगा, 5 का आप डायरेक्ट एवरेज निकाल दीजिए। अगर आपने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक हिंदी, तो हाँ ठीक है, एक इंग्लिश एक हिंदी, तो अगर आपने 5 ही सब्जेक्ट लिया है तब कोई टेंशन ही नहीं, आप सीधा 5 सब्जेक्ट का एवरेज निकालो। परंतु अगर आपने 6 लिया, 7 लिया, तो कैसे कैलकुलेशन होगा वो समझा रहा हूं। 3 मैंडेटरी, एक लैंग्वेज, उसके बाद जो बच गया ये ऑप्शनल, इसमें जिस भी पेपर में आपका बेस्ट मार्क्स आया है वो ले लीजिए। मान लेते हैं आपने क्या लिया कि आपने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, और एक लिया फिजिकल एजुकेशन और एक लिया कंप्यूटर साइंस, तो फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस में जिसमें बेटर नंबर है वो ले लीजिए यहाँ पे। या फिर आपने लिया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एक हिंदी, और एक यहाँ पर ले लिया आपने फिजिकल एजुकेशन, तो इंग्लिश और हिंदी में जिसमें बेटर मार्क्स है वो यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं इंग्लिश में बेटर मार्क्स या हिंदी में बेटर मार्क्स आए तो हिंदी यहां पर हो जाएगा, और बचा हुआ इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में जिसमें बेटर मार्क्स है वो यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं बेटर ऑफ 5 रूल। पर बेटर ऑफ 5 रूल में 3 सब्जेक्ट्स फिक्स्ड हैं, चौथा लैंग्वेज फिक्स्ड है। क्लियर? याद होगा, रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि 75% सबसे ज्यादा जरूरी है जेडब्ल्यू के लिए,
क्योंकि अगर आपका 75% नहीं आया तो आप एग्जामिनेशन में तो सब में बैठ जाओगे, पर बैठने के बाद कुछ नहीं होगा, क्योंकि आगे कहीं सिलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग में ही आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और जोसा की काउंसलिंग वो काउंसलिंग है जिसके जरिए अधिकांश सरकारी कॉलेजेस मिलते हैं। हाँ, कुछ सरकारी बचे रहते हैं, वो कौन से, जिनको मैंने यहां पर लिखा है अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब ये अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन से होते हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको पता होना चाहिए, वेस्ट बंगाल का भी अपना जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको WBJE कहते हैं। वैसे ही महाराष्ट्र का भी अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको MHT CET कहते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि EAPCT कहते हैं, ये आंध्र प्रदेश का अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए TSEM सेट, ये तेलंगाना स्टेट का अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। उसके बाद KCET, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ऐसे बड़े सारे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हैं जो स्टेट लेवल पे होते हैं। और स्टेट लेवल पे होते हैं तो इन एग्जामिनेशन से भी आपको दो टाइप के कॉलेजेस मिलते हैं। एक कॉलेज होता है सरकारी और एक कॉलेज होता है प्राइवेट। और यहां पर अधिकांश गवर्नमेंट कॉलेजेस JEE से एडमिशन ले लेते हैं। अधिकांश, सारे तो नहीं बोलूंगा, पर अधिकांश कॉलेजेस JEE से एडमिशन ले लेते हैं। तो इसीलिए आपके पास स्कोप बचा रहेगा थोड़ा बहुत, अगर आपका कुछ लड़खड़ा गया 75% यहाँ, और JEE मेंस या एडवांस में बहुत अच्छा मार्क्स आया। एडवांस तो आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, पर मेंस में अगर अच्छे नंबर आए हैं तो चांसेस हैं कि आप आगे चलकर सरकारी कॉलेज फिर भी ले सकते हैं, ठीक है। बट वो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी होता है, और जो बच्चा, मतलब जनरली हमने भी यही देखा है, रेयर ही निकलता है, बट निकल तो जाता है कि कोई बच्चा JEE में बहुत अच्छा कर लिया और 12वीं में उसकी हालत टाइट हो गई या 12वीं में उसके नंबर नहीं आए। हाँ, एक बच्चा आया था पिछले साल, वहाँ पर टीचर की बदमाशी थी। जिस सेंटर पे वो गया था उस सेंटर हेड से उसकी लड़ाई हो गई या कुछ, तो वो बोला कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसा वैसा। उस टीचर ने उस बेचारे बच्चे की कॉपी फाड़ दी, ऐसा हुआ था। तो वो बेचारे बच्चे की कॉपी फाड़ दी, और वो बच्चा, तो विश्वास नहीं करोगे, वो हमारे वेदांतु का ऑफलाइन सेंटर है बैंगलोर में, तो वो एक रेसिडेंशियल कैंपस है। तो वो बच्चा हमारे पास आया था प्रिपेयर करने के लिए। तो हमने पूछा कि भाई कितने, मतलब मैंने पूछा उससे कि भाई कितना मार्क्स लाए, तो उसने बताया उसको 98.76 परसेंटाइल था। 98.76 परसेंटाइल, मतलब वो भारत देश में जितने JEE एस्पिरेंट थे, उन JEE एस्पिरेंट्स में से टॉप 1.2 परसेंटाइल बच्चों में, टॉप 1.2% बच्चों में था। मतलब 14 लाख बच्चा दिया था, तो 1% कितना होगा? 14,000, और 0.2 मतलब वैसे ही 14-15,000, टॉप 15,000 बच्चों में था, 15-20 हज़ार बच्चों में। इतना काबिल बच्चा, लेकिन उसके बोर्ड में आए थे 56 मार्क्स, क्योंकि एक पेपर का पेज फाड़ा हुआ था, 2 पेज फाड़ा हुआ था। उसने जब वापस RTI करके कुछ पेपर ऊपर मंगाया तो पता चला कि टीचर ने बदमाशी की थी, जो इन्विजिलेटर था। बाद में केस वेस किया, टीचर की नौकरी गई, लेकिन उस बेचारे बच्चे का साल चला गया। तो बहुत रेयर होता है, परंतु हाँ, ये तो एक बहुत ही आउटलायर केस था। बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि बच्चे की ही गलती रहती है, बच्चा उसमें पढ़ रहा है, पूरा JEE कर रहा है, और वो बेचारा को लिखना ही नहीं जानता, उसको सब्जेक्टिव पेपर ही लिखना नहीं आता, तो उस केस में वो 75% क्राइटेरिया में फंस जाता है, ठीक है। तो आपको बहुत पहले दिन से ध्यान रखना होगा कि 12वीं का 75% आना मैंडेटरी है। यहां पर हो सकता है आप यहां कॉम्प्रोमाइज कर लो कि 75% आ जाए और JEE खराब हो जाए, चलेगा। क्योंकि अगर यहां 75% आ गया और मान लेते हैं आपका JEE खराब हो गया, तो आप ड्रॉप ले सकते हो, अगले साल वापस JEE दे सकते हो। पर इसका उल्टा हो गया, मान लेते हैं ये अच्छा हो गया और यहां 75 नहीं आया, तो अगले साल आप फिर ड्रॉप लोगे, लेकिन अगले साल आप वापस से 2 एग्जामिनेशन फिर तैयार कर रहे होगे, 12वीं भी और JEE भी। तो ये हमेशा खराब होता है, ठीक है। तो ये ऐसा मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया कि JEE मेंस के बारे में। तो JEE मेंस साल में 2 बार होता है, एक बार जो मैंने आपको बताया जनवरी में होता है, और उसके बाद अप्रैल में होता है। इन दोनों में से जिसमें भी अच्छे नंबर आएंगे उस अच्छे नंबर को ले लिया जाएगा, और उसके हिसाब से आपका कट ऑफ बनेगा, फिर आप एडवांस में क्वालिफाई हो जाएंगे। अब एडवांस से, हाँ, जो कॉलेजेस में आपको बताया था, IITs मिलते हैं, IISc बैंगलोर मिलता है, RGIPT मिलता है, IIPT भी मिलता है। ये साल में सिर्फ एक बार होता है, मई में, जो मैंने आपको बताया। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूछते हैं। अच्छा, आपको ये भी बता दूं एग्जाम का पैटर्न थोड़ा, तो इसमें भी PCM पूछते हैं, पर यहां पर जो पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है। 300 नंबर का पेपर होता है, 75 सवाल पूछे जाते हैं, 4 नंबर का हर एक सवाल होता है। अगर आपने गलत किया तो -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। 75 सवाल, 4 नंबर के, 300 बन गए। तो 300 है मतलब 100 100 100, 75 सवाल है मतलब 25 सवाल यहां, 25 सवाल यहां, 25 सवाल यहां, याद रहेगा। अब परंतु JEE एडवांस कठिन होता है। कठिन कैसे होता है? पहला तो यहां पे बहुत क्रीम बच्चा आया है, जो 2.5 लाख बच्चा यहां पे सेलेक्ट हुआ, वही बच्चा यहां पर आया है। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ही पूछते हैं, परंतु यहां पर एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है।
ऐसा होता है। पेपर 1 180 नंबर का होता है और पेपर 2 भी 180 नंबर का होता है। विडंबना यह है कि यहां पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का एग्जामिनेशन होता है 3 घंटे का होता है। यहां पर पेपर 1 भी 3 घंटे का होता है और फिर 2 घंटे का ब्रेक के बाद उसी सेम दिन पेपर 2 भी 3 घंटे का होता है। तो रियलिटी में इस दिन बच्चा 6 घंटे के लिए एग्जाम दे रहा होता है और बीच में 2 घंटे का जो ब्रेक होता है, चूंकि एग्जामिनेशन सेंटर अक्सर दूर होते हैं, तो 2 घंटे के ब्रेक में बच्चा कहीं पार्क में इधर उधर मतलब पूरी तरह से थक जाता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि 90% बच्चे जेडब्ल्यू एडवांस में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, क्योंकि वो इतने थक जाते हैं, उनको प्रैक्टिस नहीं रहता। और जनरली टीचर्स बताते नहीं या फिर ऐसा प्रैक्टिस नहीं कराते, बताते तो हैं प्रैक्टिस नहीं कराते, और बच्चों को भी नहीं समझ में आता कि भाई वो अभी तक 3 घंटे का एक एग्जामिनेशन दे रहा था। इट्स जस्ट लाइक कि तुम 100 मीटर की दौड़ दौड़ रहे हो और यहाँ पे तुमको 5 किलोमीटर दौड़ना है। अब अगर 100 मीटर पे दौड़ रहे हो तो तुम्हारा अलग स्पीड रहेगा, बट 5 किलोमीटर में तो यू नीड प्रैक्टिस। तो यहां पर प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो 3 घंटे का पेपर होता है। दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछते हैं। 360 का पूरा पेपर बनता है और उसके बाद वहां से कट ऑफ आता है। क्लियर। अब जोसा की काउंसलिंग होती है, जैसा मैंने बताया। जोसा से आपको IIT, NIT, IIIT, GFT सब मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, जेडब्ल्यू मेंस में जैसा मैंने बताया था 15 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। कितने? 15 लाख। अब इन 15 लाख बच्चों में से कौन सा कलर इस्तेमाल करूं? हाँ, 15 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे हर साल फिक्स्ड होते हैं जो सेलेक्ट होंगे। अब ये 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया जाता है, आप जेडब्ल्यू एडवांस एग्जामिनेशन दीजिए। पर एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो, हर साल 2.5 लाख बच्चों को अलाउ किया जाता है कि आप जाके एडवांस का एग्जाम दीजिए, परंतु इन 2.5 लाख में से मात्र एग्जामिनेशन सेंटर पे 1,80,000 या 1,70,000 बच्चा पहुंचता है। सच में, बीच में 70,000 बच्चा गायब हो जाता है। अभी 70,000 बच्चा गायब कैसे हो गया? तो रियलिटी में जब आप तैयारी करना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जेडब्ल्यू इज नॉट अ केक वॉक। आसान तो बिल्कुल नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। तो जब बहुत चैलेंजिंग है, तो जब बच्चा 2 साल तैयारी कर लेता है तब उसको समझ में आता है, नहीं भाई, जब मेंस करने में मेरे ये पसीने छूटे, और पसीने नहीं, ऐसा कहो कि आंखों से खून निकल गया, तो जब ऐसी हालत मेंस में हुई है तो एडवांस में तो क्या होगा पता नहीं। इस वजह से, इस डर से 2.5 लाख में से सिर्फ 1,80,000 बच्चा एग्जाम सेंटर पहुंचता है और बाकी 70,000 तो वहीं निपट लेता है। फैक्ट बता रहा हूं। ठीक है, अब कैंडिडेट यहां से, यहां पे भी क्वालिफिकेशन होता है। तो जैसे 15 लाख में से कितना बच्चा क्वालिफाई हुआ? 2.5 लाख। यहां पर 1,80,000 में से करीबन 50,000 बच्चों को क्वालिफाई कराते हैं। पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ, परंतु NIT की सीटें कितनी है? NIT की सीट है मात्र 24,000। IIIT की सीटें कितनी हैं? IIIT की सीटें हैं मात्र, मान लीजिए आप 8,000। और बाकी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल मिला लीजिए तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक बात बताओ, तो मान लेते हैं वो भी 20,000 होगा। 24 और 8 32, 32 और 20 52, तो कुल मिलाकर 52 या 50 या 60,000 मान लेते हैं, राउंड फिगर चलो। 60,000 सीटें हैं, बच्चे क्वालिफाई किए हैं 2.5 लाख। तो ये चीज समझिए, यहां पर क्वालिफिकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको इन जगहों पर सीट मिलेगी ना। सीट तो आपको पूरी तरह से रैंक के बेसिस पे मिलेगा। ये तो बस ये कहा गया है कि आप जेडब्ल्यू मेंस क्वालिफाइड हैं, मतलब आप पे क्वालिफाइड का टैग लगा है, दैट्स इट। तो आप 2.5 लाख बच्चों में आए हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको NIT IIT कुछ मिलेगा ना। उसमें तो सीट ही बहुत कम है, 60,000 बच्चों की सीट है, 60,000, दैट्स इट। बाकी बच्चे तो ऐसे भी वेटिंग लिस्ट में रहेंगे। तो ठीक वैसे ही जेडब्ल्यू एडवांस में भी यही होता है कि 50,000 बच्चों को क्वालिफाई कराया जाता है। ठीक है, पर 50,000 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं, इनमें से अगर IIT की बात करें तो IIT के बाद पास तो मात्र 18,000 सीटें हैं, पर 18,000 के बनस्पत 50,000 बच्चे क्वालिफाई होते हैं। तो यहां पर भी कोई गारंटी नहीं है कि आप 50,000 में अगर आ गए हैं तो आपको सीट मिलेगा। हाँ, बस ये रहता है कि जो बच्चा यहां तक पहुंच गया, काबिल तो जरूर होगा, तो उसको जेडब्ल्यू मेंस में भी उसके रैंक अच्छे आए होंगे, ऐसा माना जाता है, और हेंस उसको NIT मिल जाएगा। अन्यथा अगर नहीं आए हैं, सच में नहीं आए, जो कि हो भी सकता है, तो अगर उसके मार्क्स अच्छे यहां भी नहीं आए, यहां भी नहीं आए, तो वो लटक जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज जेडब्ल्यू मेंस तो मैंने बता दिया, पेपर 1। और पेपर 1 जो होता है, ये होता है इंजीनियरिंग के लिए, BE BTech। यहां पर JEE मेंस में एक पेपर 2 भी होता है। ये पेपर 2 देना सबको मैंडेटरी नहीं है, बट जेडब्ल्यू एडवांस में पेपर 1 पेपर 2 दोनों देना मैंडेटरी है। यहां पर आपको दोनों पेपर देना, कहा गया, दोनों पेपर देना मैंडेटरी है। अगर एक दोगे, एक छोड़ दोगे, तो भैया मार्क्स गायब हो जाएंगे।
परंतु जेडब्ल्यू मेंस में पेपर 2 देना चाहो तो दो, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि पेपर 2 होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, कोर्स ही अलग है, या बैचलर ऑफ प्लानिंग। तो आप प्लानिंग या आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फर्स्ट स्टेज होता है, साल में 2 बार होता है, एनटीए कराती है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछते हैं, 20 एमसीक्यू रहता है और 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं। कितना? 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल टाइप आंसर, मतलब जहां पर आपको संख्या लिखनी होती है, आंसर लिखना होता है कीबोर्ड पे टाइप करके। तो इससे आपको 25 सवाल मिलते हैं, जो मैंने आपको बताया था 25 क्वेश्चन। ये 25 सवाल फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री, 25 मैथ्स। 3 घंटे का पेपर होता है, 4 आवर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को दिया जाता है। इतने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। कंप्लीटेड और आर अपीयरिंग क्लास 12, जो बच्चा 12वीं में अपीयर है या फिर ड्रॉप ले चुका है वो अलाउड है। आपको बता दूं, जेडब्ल्यू मेंस में ड्रॉप 12th, ड्रॉपर्स और डबल ड्रॉपर्स तीनों अलाउड होते हैं। मतलब एक बच्चा अपने जीवन काल में जेडब्ल्यू मेंस एग्जामिनेशन को 3 बार दे सकता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बच्चा 12th 12वीं साल 2025 में किया, तो 2025 में जेई मेंस दे सकता है, हाँ दे सकता है। वो बच्चा 2026 में जेई मेंस दे सकता है, हाँ दे सकता है। और ये बच्चा 2027 में भी जेडब्ल्यू मेंस दे सकता है, परंतु 27 के बाद ये इनएलिजिबल हो जाएगा। तो जो भी ईयर ऑफ क्लास 12th पासिंग होता है, 12वीं का पास करने का साल जो आपका होता है, उस साल, उसके एक अगले साल और उसके एक और अगले साल तक आप जेडब्ल्यू मेंस दे सकते हैं, उसके बाद आप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, समझ गए सारे? अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा। हाउ मेनी टाइम्स, नो लॉन्गर ए, और यहां पर नो एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट का। अब इसके बाद कहां गया? स्टूडेंट कैन अपीयर 3 consecutive ईयर्स। मेंस का बता दिया 20-5। अच्छा, सही नंबर के लिए, सही सवाल के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए -1, अनअटेम्प्टेड 0, 300 नंबर का पेपर, 75 नंबर सवाल। जेडब्ल्यू मेंस में परसेंटाइल का सिस्टम होता है। अब ध्यान से सुनो भैया, परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है। परसेंटाइल का सिस्टम बहुत सिंपल सा बता देता हूँ, ये इतना गुणा भाग मत समझो, मैं बता दे रहा हूँ, वो सुनो। परसेंटाइल का सिंपल मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं, अगर मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा 85 परसेंटाइल आया है जेई में, तो इसका मतलब ये है कि तुम 85% बच्चों से आगे हो। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जितना परसेंटाइल बोला गया, मतलब उतना प्रतिशत बच्चों से आगे हो। और परसेंटाइल का कोई भी लेना देना मार्क्स से नहीं है। मतलब हो सकता है तुम 85 परसेंटाइल लाए हो जेडब्ल्यू में, पर तुम्हारे 300 में से हो सकता है मात्र 50 नंबर आए हो। अब 300 में से 50 नंबर तो 20% भी नहीं है, पर आपके 300 में से 50 आए लेकिन आप 85 परसेंटाइल पे पहुंच गए। या हो सकता है आप 300 में से 250 नंबर लाए हो और फिर 85 परसेंटाइल पे हो। तो मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है परसेंटाइल से। हाँ, मार्क्स के बेसिस पे ही बनता है, बट मार्क्स के बेसिस पे रैंक बनती है पहले, और रैंक के बेसिस पे परसेंटाइल बनता है। तो परसेंटाइल इज नोवेयर रिलेटेड विद परसेंट। परसेंट और परसेंटाइल बिल्कुल अलग चीज है। ठीक है, अब इसको और सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप इसको ये समझिए, 85 परसेंटाइल का मतलब क्या होगा कि अगर इमेजिन करते हैं कि 15 लाख बच्चा अपीयर हुआ, 15 लाख, 15,000,000 इतना बच्चा अपीयर हुआ, तो अगर आपने 85 परसेंटाइल हासिल किया, मतलब आप 85% बच्चों को पीछे छोड़े, मतलब आप टॉप 15% में हैं। अगर आपके रैंक की बात करें तो आप टॉप 15% बच्चों में होंगे। तो टॉप 15% को आप कैसे लिखेंगे? 15 लाख का 15%, तो 15 लाख का 15 225,000, मतलब आपकी रैंक 2,25,000 है, 2,25,000 के आसपास रहेगी। अब वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो अलग बैठाना पड़ेगा, बट आपकी रैंक कुछ इस पास रहेगी। तो ये होता है परसेंटाइल का मतलब। और आपको बता दूं, जेडब्ल्यू मेंस में जो कट ऑफ होता है वो रैंक के बेसिस पे नहीं बल्कि परसेंटाइल के बेसिस पे होता है। क्या होता है? रैंक नहीं बल्कि परसेंटाइल होता है। मतलब हर साल का कट ऑफ निकलता है कि इस साल इतना कट ऑफ है। जैसे साल 2025 का जो कट ऑफ था वो 93 परसेंटाइल था, इसी के आसपास, कुछ प्लस पॉइंट आगे पीछे होगा। 93 परसेंटाइल कट ऑफ होने का मतलब क्या हो गया कि जो बच्चे 93% बच्चों को पीछे छोड़ दिए या उनसे ज्यादा बच्चों को पीछे छोड़ दिए, वही बच्चे सेलेक्ट हुए। अगर आप इसमें रैंक निकालने की कोशिश करोगे, मतलब 7% बच्चे सेलेक्ट हुए और करीबन 15 लाख बच्चा, 14,75,000 बच्चा अपीयर हुआ था।
तो 15 का 7% कितना होता है? 15 सते 105। मतलब आप रफली मान सकते हो कि 1 लाख बच्चा, टॉप का 1 लाख बच्चे को सेलेक्ट किया गया था। ये जनरल का बता रहा हूं, SC ST का थोड़ा अलग था, OBC का अलग था, EWS का अलग, PWD का अलग। तो इस तरीके से इसको कहते हैं परसेंटाइल सिस्टम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हर साल कंपटीशन बहुत तेजी से जेईई में बढ़ रहा है, क्योंकि हर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है। इंजीनियर बनना आसान है और मौके तो हैं भैया अनडाउटेडली, बट वही है कि पढ़ने वालों के लिए है। साल 2019 में 11.5 लाख बच्चा बैठा था, 2020 में 10 लाख बच्चा बैठा था, 10.25 लाख, 21, 20, 21, 22, 23 कोविड था तो 9,40,000, 9,05,000, तो ये तीनों साल गिरा है बच्चा। पर उसके बाद कोविड हट गया, 2023 में 11 लाख बच्चा आया, बढ़ गया। 2024 में और बढ़ा, 14,15,000। 23 और 24 में कोविड पूरा खत्म था, 25 में भी कोविड गया तो 14,75,000। आने वाले वक्त में हो सकता है 15 लाख, या आप जब तक दें 16 लाख, मतलब आने वाले समय 15 तो हो ही गया, आने वाले समय हो सकता है 16, आप जब तक दें 17 लाख मुमकिन है। चलिए अब हर JEE का जो पेपर होता है वो अलग अलग दिनों पे होता है, ठीक है। तो जनरली वो 5 दिन चलता है, अलग अलग दिनों पे होता है, और हर रोज 2 बार पेपर होता है, सुबह 9 से 12 में और शाम के 3 से 6 में। ऐसा नहीं कि आपका 2 बार पेपर होगा, आपका तो एक ही बार होगा, पर आपका कोई एक स्लॉट आएगा कि भैया ये 5 दिन में आपका तीसरे दिन दूसरे स्लॉट में, तो तीसरे दिन दूसरे स्लॉट मतलब तीसरे दिन में शाम को 3 से 6, चौथे दिन में पहला स्लॉट मतलब चौथे दिन पे 9 से 12 में आना है। तो अलग अलग टाइम पे पेपर कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। डिफरेंट शिफ्ट स्टूडेंट गेट्स डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, पेपर भी उनका अलग होता है, उसमें सवाल भी अलग होते हैं और डिफिकल्टी लेवल सबका अलग हो जाएगा। डिफरेंट शिफ्ट स्टूडेंट गेट डिफरेंट क्वेश्चंस विद डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल्स। तो इसको सही करने के लिए मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन का सिंपल मतलब ये है कि आप ये समझिए कि भाई किसी को ज्यादा कठिन पेपर मिल गया, किसी को आसान, तो जिसका ज्यादा कठिन है उसके नंबर कम आएंगे, जिसका आसान मिल गया उसको मुश्किल होगा, मतलब उस जिसका आसान हो गया पेपर उसको आसानी होगा। तो ये कहते हैं कि ठीक है, फिर हम टेंशन नहीं लेते हैं, हम क्या करेंगे ना कि हमने ऐसे ऐसे 10 शिफ्ट बनाए। मान लेते हैं पहले दिन का पहला शिफ्ट, पहले दिन का दूसरा शिफ्ट, फिर दूसरे दिन का पहला शिफ्ट, दूसरे दिन का दूसरा शिफ्ट, ऐसे करते करते इन्होंने सारे शिफ्ट बना लिए, टोटल 10 बन गए। अब इन्होंने बोला कि यार देखो हमको कितना बच्चा सेलेक्ट करना है, 1 लाख बच्चा, 93 परसेंटाइल जो आया था पिछले बार कट ऑफ, तो हमको 1 लाख बच्चा सेलेक्ट करना है। तो अगर हम 10 शिफ्ट बनाए हैं तो हर में से हम 10,000 बच्चा उठा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमको टोटल 1.5 लाख बच्चा है, मेरे पास कितना है 15 लाख बच्चा है, कितना बच्चा अपीयर हुआ 15 लाख। तो अगर मैं 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवा रहा हूं, कितना 10 शिफ्ट, तो अगर हर जगह बच्चे इक्वली बांटूंगा तो यहाँ पे 1.5 लाख बच्चा एग्जाम देगा, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। हाँ, मेरे को इस टोटल 15 लाख बच्चों में से, जो टोटल 15 लाख बच्चा आया है, इस टोटल 15 लाख में से सिर्फ 1 लाख बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो अगर 10 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भैया ठीक है, हमको 1 लाख बच्चा अगर सेलेक्ट करना है और 10 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, तो मैं हर शिफ्ट से 10,000 बच्चा लूंगा, 10,000, 10,000, 10,000, और ऐसा करते करते टोटल 10 शिफ्ट मिल जाएंगे मेरे को 1 लाख बच्चे। तो इससे हुआ क्या कि अब हो सकता है ये वाला जो शिफ्ट है ना, ये बेहद आसान था, तो बेहद आसान था तो हर बच्चा इसमें मार्क्स ज्यादा उठाएगा, और ये वाला शिफ्ट बेहद कठिन था तो हर बच्चे के मार्क्स गिर जाएंगे। लेकिन इसमें और इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि इन दोनों बच्चों को मैंने अलग अलग ट्रीट किया। मैंने यहां से भी 10,000 बच्चे सेलेक्ट किए और यहां से भी 10,000 बच्चे सेलेक्ट किए, क्योंकि ओवरऑल हर बैच में से 10,000 बच्चा सेलेक्ट करना है। तो इसे ही कहते हैं नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस, कि भैया आप हर एक ग्रुप में से एक सर्टेन स्टूडेंट सेलेक्ट करते हो और वही सर्टेन स्टूडेंट हमको कट ऑफ में दिखता है। जैसे 93 परसेंटाइल अगर कट ऑफ गया है, मतलब कि 7% बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो इस बैच में से टॉप के 7% बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जो सबसे आसान है। तो सबसे आसान में से कौन सा टॉप का 7% बच्चा है जो सबसे आसान भी सबसे अच्छा किया है, और इस बैच में से भी टॉप का 7% बच्चा चुनेंगे। तो इसे ही कहते हैं मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन, कि हर बैचेस में से आप उतना ही सेम परसेंटेज चुनिए जितना आपको पूरे एग्जामिनेशन में से चुनना है, और हर बैच में समान नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डालिए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये होता है मेथड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मेंस इट्स फर्स्ट टाइम, आफ्टर मेंस इट्स टाइम फॉर एडवांस। तो अब एडवांस में क्या है, तो भैया बट ऑन व्हाट फैक्टर क्वालिफाइड, तो भैया 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई करता है। JEE एडवांस हर साल देता है, एक बार देता है, और जैसा मैंने अभी आपको डेटा बताया था
कि चाहे बच्चे जितने हो, 9 लाख बच्चा हो, चाहे 11, चाहे 14, चाहे 15 लाख बच्चा, हर साल सेलेक्ट होता है 2.5 लाख। पहले थोड़े ज़्यादा हो जा रहे थे, 5-10 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा आ जा रहे थे, बट अब इस साल से इन्होंने थोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं। थोड़े बहुत ज़्यादा इसलिए रहते हैं क्योंकि भाई हर शिफ्ट में, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर हर शिफ्ट में से 10,000 बच्चा चुनना है। अब 10,000 टॉप के चुनने हैं ना, तो ऐसा थोड़ी कि हर बच्चे का अलग अलग रैंक आया होगा। हो सकता है कोई 2 बच्चा रैंक 2 आ गया, कोई 5 बच्चा रैंक 1 आ गया। तो जो जो रैंक 1 आया, अगर मैं 10,000 चुन रहा हूँ तो टॉप 10,000 रैंक चुन रहा हूँ, तो 2, 4, 5, 10 बच्चा एक्स्ट्रा सब में सेलेक्ट हो जाएगा। तो हर में से 20-50 बच्चा सेलेक्ट हो जाता है एक्स्ट्रा। तो अगर एक्स्ट्रा बच्चा सेलेक्ट हो गया तो वही यहाँ पे दिख रहा है 284, 236। ठीक है, अब कट ऑफ दिखा देते हैं। तो हर साल बच्चा बढ़ रहा है, दिख रहा है 9 लाख, 11 लाख, 14 लाख, 15 लाख बच्चा बढ़ रहा है। इसी वजह से हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है। 88 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, देख रहे हो बढ़ता हुआ क्रम साल 2022 से 25। हर साल बच्चा बढ़ेगा तो ये कट ऑफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आईआईटी में टोटल सीटें नहीं बढ़ी हैं। आईआईटी में तो जितनी सीट पहले थी, आज 2022 में भी कितना था तुमको पता है? 2022 में करीबन था 17,000 सीट था, या 16,900 कुछ। और 2025 में कितना हुआ पता है? 17,780। अब यार 780 सीट बढ़ा दिए, बच्चा कितना बढ़ा? बच्चा कितना बढ़ा? आप 9 लाख से बढ़ गया 15 लाख, 6 लाख बच्चा बढ़ा। और आपने उसके लिए कितनी सीटें बढ़ाई? 6 लाख बच्चों के लिए 780 सीटें। तो मोटा मोटी बच्चा ज्यादा बढ़ा। जब सीटें ज्यादा नहीं बढ़ी तो अभी भी सिलेक्शन के लिए, जैसे अगर पहले 1 लाख बच्चे सेलेक्ट करते थे तो अभी भी 1 ही लाख सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे 2.5 लाख हो रहा है ना, तो 2.5 लाख कैटेगरी वगैरह मिला के है, तो 2.5 लाख बच्चे आज भी सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि सीटें नहीं बढ़ी हैं। तो जब ज्यादा बच्चा हो जाएगा तो इसलिए परसेंटाइल बढ़ जाता है। अब इन परसेंटाइल को पार करने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि ये जो पेपर है जेईई मेंस, ये पेपर 300 नंबर का होता है। अब 300 नंबर में जो बच्चा 88 परसेंटाइल लाया, 90, क्योंकि मैंने तो आपको बताया 88 लाना या 90 लाना ये परसेंटेज नहीं है, इसका उससे कोई तालमेल नहीं है। तो भैया कितना परसेंट लाना पड़ेगा नंबर कि 90 परसेंटाइल आ जाए, मतलब हम टॉप के, देश के टॉप 10% बच्चे में आ जाए, या 93 परसेंटाइल मतलब देश के टॉप 7% बच्चों में आ जाए। तो साल 2025 का डेटा, एक बच्चे को जो सबसे आसान शिफ्ट था उसमें 300 में से 127 नंबर लाना पड़ा था, 300 में से 127 टू गेट 93 परसेंटाइल। मतलब देश के टॉप 7% बच्चों में आने के लिए 7%, या यूं कह लो कि 93 परसेंटाइल लाने के लिए, 93 परसेंटाइल लाने के लिए साल 2025 में बच्चे को 127 नंबर लाना पड़ा था। 127 इज रफली 41-42%। तो 93 परसेंटाइल रैंक लाने के लिए आपको 41 या 42% नंबर लाना पड़ा, देख रहे हो। और सबसे कठिन पेपर उसके बाजू वाला ही था, क्योंकि पेपर तो किसी का भी, कोई भी शिफ्ट आसान या कोई भी कठिन हो सकता है। तो देखो यहां कठिन था, पेपर कठिन था, तभी तो इतने कम नंबर आए। इतने ही बस 85 नंबर लाकर टॉप का 7% बच्चा बन गया। तो यहां पर आउट ऑफ 300 आपको बस 85 नंबर लेकर आना था, मतलब 30 से भी कम, 28%। तो यहां पर 93 परसेंटाइल, कट ऑफ तो सेम था 93 परसेंटाइल, बट यहां महज 28% नंबर लाकर बच्चा ले आया वो। तो ये होता है कट ऑफ का गेम, ठीक है। तो मार्क्स कितना आएगा उसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगा, और कट ऑफ बनेगा तो, लेकिन वो आपको कट ऑफ दिखाएंगे मार्क्स पे नहीं, वो दिखाएंगे परसेंटाइल पे। जेईई आपको कभी भी मार्क्स पे कट ऑफ नहीं दिखाता। इनफैक्ट ये जो डेटा आता है ये भी लमसम डेटा है। लमसम ऐसे कि जैसे मेरे को पता है, मेरा एक बच्चा गया, एग्जामिनेशन दिया, और वो इस शिफ्ट में था, उसका 85 नंबर आया, और वो दिखा रहा है सेलेक्टेड, 93 परसेंटाइल आया उसका। तो मैं बोलता हूँ कि हाँ रफली 84-85 नंबर लाने वाला बच्चा सेलेक्ट हो गया होगा। तो ये एक लमसम डेटा है, जेईई इसको नहीं देता है, ठीक है। अब ये जनवरी अटेम्प्ट, तो आपको बता दूं, जैसे बताया कि जेईई मेंस साल में 2 बार होता है, तो जनवरी और अप्रैल। तो जनवरी के अलग कट ऑफ बनते हैं, अप्रैल के अलग बनते हैं। अब जैसे अप्रैल में क्या है, देखो बच्चा जो सबसे कठिन पेपर था वो पहला ही दिन आ गया, 2 अप्रैल, मतलब 2 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। तो यहाँ पर 300 नंबर था, 300 नंबर का पेपर है, 300 में से 105 में उसका काम बन गया, मतलब कितना, रफली 35% नंबर। तो 300 में बच्चा 35% नंबर लाया, और 35% नंबर में उसका कट ऑफ क्लियर, 93 परसेंटाइल। बहुत आसान पेपर आ गया, तो बहुत आसान पेपर आ गया 300 में। तो यहां पर आसान पेपर आया तो बच्चे को 45% नंबर लाना पड़ा।
बाकी सब में 115, 127। तो जो सबसे आसान है वो मैंने मार्क किया, सबसे कठिन, बट बाकी सारे शिफ्ट में भी इसी के आसपास बीच में लाना था। 35 से 45%, वहां पे 28 से 42%। मतलब मोटा मोटी तुम मान सकते हो कि यार 30 से 50% या 25 से 50% नंबर के आसपास लाना पड़ता है ताकि आप JEE क्वालिफाई कर जाए। मेंस की बात करो, 25 से 50% नंबर लाना पड़ता है। मतलब अब तुम सोच के देखो, तुम एक ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले हो जिसमें महज 50%, आधा नंबर लाने पे, 50% नंबर लाने पे सिलेक्शन हो जाता है। और कई बार तो एग्जाम इतना निष्ठुर होता है, इतना कठोर होता है कि आपको 25% नंबर ही अगर आप ले आए, 1/4 मार्क्स, 100 में 25, 300 में 75, नहीं 300 में 100, 25% 75 होता है ना बाबा, हाँ 75, 300 में मात्र 75 नंबर ले आए तो सेलेक्ट हो जाओगे। समझ रहे हो, ऐसा है ये एग्जाम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू क्लियर द कट ऑफ यूर एलिजिबल फॉर JEE एडवांस। अब आप एडवांस के लिए होते हैं, तो अब एडवांस की बात क्या करें, तो भैया एडवांस NTA नहीं कंडक्ट कराता है, ठीक है। एडवांस का एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड बाय IITs देमसेल्फ। NTA एक सरकारी बॉडी है, पर IIT एक संस्थान है। तो एडवांस JEE एडवांस का एग्जामिनेशन IIT खुद कंडक्ट कराती है, कोई NTA इसमें नहीं आता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 2 पेपर लिए जाते हैं, दोनों मैंडेटरी होते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों में पूछा जाता है। 3-3 घंटे का दोनों पेपर होता है। PWD के लिए 4 घंटा होता है। हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आता है, दैट्स इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये बच्चा कितनी बार दे सकता है, तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था JEE मेंस एक बच्चा अपने जीवन काल में 3 बार दे सकता है। अगर 25 में बोर्ड दिया है तो 25 में दे सकता है, 26 में दे सकता है, 27 में दे सकता है। परंतु JEE एडवांस बच्चा अपने जीवन काल में मात्र 2 बार दे सकता है। मतलब अगर बच्चा कोई 2025 में 12वीं दिया है तो 12वीं के साथ अगर वो मेंस दिया है और एडवांस क्लियर हो गया तो दे सकता है, या फिर वो 2026 में मेंस क्लियर करने के बाद एडवांस दे सकता है। परंतु अगर वो बच्चा 2027 में आएगा, 2027 में वो मेंस तो दे सकता है, JEE मेंस तो दे सकता है, पर एडवांस नहीं दे पाएगा। तो 2027 जो डबल ड्रॉपर्स होते हैं वो सिर्फ मेंस के लिए अलाउड होते हैं, परंतु एडवांस के लिए नॉट अलाउड होते हैं। याद रखना रूल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक हो गया, ठीक है, इसको हटाओ। अब इसमें अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे JEE मेंस का पैटर्न बहुत सिंपल था, फिक्स था कि MCQ होगा और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, पर यहाँ पे 3-4 टाइप के सवाल आते हैं। तो 3-4 टाइप हर साल बदलता रहता है, तो आप वो थोड़ा सा ये मैट्रिक्स देख लेना। पर पेपर, एक पेपर 180 का होता है, दूसरा भी 180, टोटल 360 का पेपर, ठीक है। पेपर 1 देखो, पेपर 1 था और ये पेपर 2 है। पेपर 2 में भी ये सारे सवाल, टोटल मार्क्स 180। अब सिलेक्शन रेट क्या है भाई, तो हर साल मतलब देखो मैंने बताया था ना, इसमें सेलेक्ट कितना बच्चा होता है, 2.5 लाख बच्चा अलाउड होता है एग्जाम देने के लिए। पर एग्जामिनेशन 1.5 लाख दिया, 1,40,000, 1,55,000, 1,80,000, 1,80,000, उससे ज्यादा बच्चा एग्जाम देता ही नहीं है। इतना बच्चा एग्जाम दिया, इसमें से क्वालिफाई इतना बच्चा करता है। याद करना, क्वालिफाई का मतलब ये नहीं कि IIT चला गया, ये बच्चे JEE एडवांस क्वालिफाइड होंगे, पर IIT अभी भी मिलना दूर है। तो ये हो गया इनका क्वालिफिकेशन, इतना बच्चा क्वालिफाई है। अब ये क्वालिफिकेशन इतना में आने के लिए, मतलब आप शुरुआत कहां से किए थे, 15 लाख से। 15 लाख में से पहले 2.5 लाख बच्चों में सेलेक्ट हुए, 2.5 लाख बच्चे में सेलेक्ट होने के बाद फिर आप 1,80,000 में वो बच्चे बने जो आप एग्जाम देने जा रहे हो। 1,80,000 में से अब आप वो टॉप के 50,000 बच्चे में आए जो आप सेलेक्ट हुए हो, एडवांस में क्वालिफाई हुए हो, अभी IIT नहीं हुआ है। तो यहां तक पहुंचने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो JEE एडवांस में जो कट ऑफ है, जैसा मेंस में कट ऑफ था क्वालिफिकेशन के लिए, वो 2 है। पहला, हर एक सब्जेक्ट में 10 नंबर आना चाहिए। पिछले साल ये 9 नंबर था, 7 या 9 नंबर था, इस बार 10 नंबर है, ज़्यादा नहीं है। तो कितने का सब्जेक्ट होता है, तो आपको बता दो 360 था, इसको 3 भाग में तोड़ो तो 120 का फिजिक्स, 120 का केमिस्ट्री और 120 का मैथ्स। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 120, इसमें हर सब्जेक्ट में आपको 10 नंबर लाना जरूरी है। 10 से नीचे ले आओगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, खत्म, क्वालिफाई नहीं करोगे। तो इसमें 2 कट ऑफ होता है, एक को कहते हैं हम सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, जो ये है 10 नंबर आपको हर कट सब्जेक्ट में लाना होगा, और एक होता है ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल मतलब आपका 360 नंबर का पेपर था, अगर आपने ओवरऑल 109 नंबर लाया है तब आप ये 48,000 बच्चों में आओगे। ये 48,248 बच्चे क्वालिफाई हुए, ये तब जब वो 360 में से 109 नंबर या उससे ज्यादा लेकर आए।
अब सोच के देखो, पूरे भारत में 15 लाख बच्चों में से टॉप 45,000 बच्चा, मतलब ध्यान से समझो, 15 लाख बच्चा दिया था। 15 लाख बच्चों में से अगर आपको ये सेलेक्टेड 45,000 स्टूडेंट्स में आना है, रफली जो कि 3% होता है, देश का टॉप 3% बच्चा, ये देश का टॉप 3% बच्चा बनने के लिए आपको महज 109 नंबर लाना है। 109 नंबर का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं। अगर आप इसको 3 से इसका 30% निकालो, 36 का 30%, तो 6 18 9 108, हाँ, ये नियरली 30% ऑफ द टोटल मार्क्स है। 360 का 30% मार्क्स होता है 109 नंबर, 108 नंबर। मतलब आपको भारत के टॉप 3% बच्चे बनने के लिए, टॉप 3% बच्चे बनने के लिए 99% मार्क्स नहीं लाना है, सिर्फ 30% मार्क्स लेकर आना है जेडब्ल्यू एडवांस में। अब इसमें अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंजेस भी है। अपॉर्चुनिटी ये कि सोचो देश के टॉप 3% बच्चों में आ जाओगे तो मात्र 30% नंबर लाके, देखने का एक तरीका ये, और देखने का दूसरा तरीका ये कि यार पता नहीं क्या पेपर बनाते होंगे ये, कि मात्र 30% लाना इतना कठिन है कि वो देश के सिर्फ 3% बच्चे कर पा रहे हैं। मतलब जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर कितना कठिन सेट करते होंगे वो लोग कि उसमें सिर्फ 360 में 108 नंबर लाना, मतलब 100 में 30, मात्र 30% नंबर लाने के लिए देश के सिर्फ 3% बच्चे ही हैं ऐसा जो कर पा रहे हैं। बाकी 97% बच्चा ऐसा कर ही नहीं पा रहा है। 97, कैन यू जस्ट इमेजिन? देश का 97% बच्चा इस एग्जामिनेशन में 30% नंबर भी नहीं ला पाता, 30% भी नहीं, समझो। तो देखने के दोनों प्रारूप हैं, इसमें अवसर भी है और चुनौतियां भी हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है आप अवसर को पकड़ेंगे या चुनौतियों को। चलिए, मेंस और एडवांस का डिफिकल्टी लेवल का क्या अंतर है भैया? तो मेंस जो है वो आसान होता है, अब तक तो समझ में आ गया होगा मेंस आसान है, क्योंकि मेंस में भैया 25 से 50% नंबर तक में क्वालिफिकेशन हो रहा है। एडवांस में भाई 30% नंबर पे क्वालिफिकेशन हो रहा है। जेडब्ल्यू मेंस में क्वालिफिकेशन का मतलब कि टॉप 2.5 लाख बच्चों में आए हो। एडवांस में क्वालिफिकेशन का मतलब कि टॉप 50,000 या 45,000 बच्चों में आए, 45,000 बच्चों में। बहुत ज़्यादा अंतर है दोनों में, मतलब डिफरेंस तो बहुत है डिफिकल्टी लेवल का। तो भैया डिफरेंस इनमें सच में बहुत है। जेडब्ल्यू मेंस आपका काफ़ी आसान लेवल का होता है और ये एनसीईआरटी लेवल का, वहाँ से सवाल उस एनसीईआरटी से थोड़े ऊपर लेवल। परंतु एडवांस में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आपका मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट्स, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मतलब एक साथ आपका दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाए, ऐसा है जरूरी। ठीक है, अब करना क्या है आपको? तो भैया आप 11वीं से तैयारी शुरू कीजिए। 11वीं में कुछ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपको बता दूं ये एग्जामिनेशन जो आप तैयार करने जा रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा दे देता हूं। ये है बेटा क्लास 9th, ये है बेटा क्लास 10th, ठीक है। 9वीं का लेवल ये, 10वीं का लेवल ये। बेटा ये है क्लास 11th, थोड़ा जंप ज्यादा है और आपको बहुत कठिन लगेगा। फिर ये 11th है, फिर ये है 12th। 11th और 12th का लेवल सेम। 11th और 12th के बोर्ड की जो पढ़ाई है ये है जेडब्ल्यू, इससे काफी ऊपर, इससे काफी ऊपर। और ये जेडब्ल्यू मेंस है और ये है जेडब्ल्यू एडवांस, बहुत ज्यादा ऊपर, सच बता रहे हैं। और वेदांतों में वैसे मेंस और एडवांस के साथ साथ एक होता है ओलंपियाड का भी तैयारी होता है, मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, ऐसा। तो ये है ओलंपियाड। तो हम ओलंपियाड की भी तैयारी करवाते हैं, पर चूंकि हम इतने लेवल की तैयारी करवाते हैं तो हमें पता है जो बच्चा यहां बैठा होता है उसको लगता है यार ये सब तो एडवांस तो मैं करके ही लाऊंगा, मतलब आईआईटी बॉम्बे ही जाना है मुझे और कहीं जाना ही नहीं है। पर जब वो बच्चा सोच लेता है कि आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, मेहनत करता है अनडाउटेडली, और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं, मैं डिनाई नहीं करूंगा, परंतु बच्चा रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पाता, उसको लगता है हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। पर विश्वास मानिए ऐसे नहीं होगा, तजुर्बे से कह रहा हूं मैं, ऐसे नहीं होगा। 10वीं से 11वीं में आपको जो छलांग लगानी पड़ेगी सिर्फ 11वीं को समझने के लिए, फॉरगेट अबाउट अच्छा परफॉर्म करना, सिर्फ समझने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा है।
तो यहां पर 90% बच्चा पीछे छूट जाता है क्योंकि उसको लगता है 11वीं हो जाएगा ऐसे ही जैसे 10वीं हुआ, थोड़ा चिल मार के निकालता है स्टार्टिंग के टाइम पे। द मोमेंट यू स्टार्ट चिलिंग इट आउट, यू आर गॉन, यू आर फिनिश्ड, यही खत्म है आप। तो आपको 10वीं से 11वीं में जाने के लिए आपको स्टार्ट शुरू करना है 10वीं 11वीं, अच्छे से शुरू कीजिए और एक भी सेकंड के लिए मत सोचिएगा कि हो जाएगा, आसान है, क्योंकि स्टार्टिंग में आसान लगेगा पर 11वीं का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर है 10वीं से, सिलेबस बहुत वास्ट है। 11वीं 12वीं करने के बाद फिर आपको और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जेडब्ल्यू मेंस के लिए, और मेंस से तो भैया बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एडवांस में। और ये सब कुछ सोचिए, 9वीं से 10वीं करने के लिए आपको इतना लेवल जंप करने के लिए 1 साल दिया गया था, अब आपको यहां से यहां तक का लेवल जंप करने के लिए 2 साल सिर्फ दिए जा रहे हैं। जस्टिस लग रहा है? ये इतना लेवल जंप करने के लिए 1 साल, इतना लेवल जंप करने के लिए सिर्फ 2 साल। इसीलिए कई बच्चे ऐसे होते हैं, इनफैक्ट अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ड्रॉप लेने के बाद भी ये लेवल पार नहीं कर पाते। 3 साल भी उनके लिए बहुत कम रहता है क्योंकि वो तो इसी से कंपेयर कर रहे होते हैं। ये फैक्ट है, ठीक है। इट्स अर्जेंट, आई वांट टू कॉन्टैक्ट यू, हेल्प मी सर। सम्यक एक मेल कर दो harsh.prem@vedanta.com पे, बट प्रॉब्लम क्या है ये बताना। कॉन्टैक्ट डायरेक्ट मोबाइल पे नहीं हो पाएगा, अपना परेशानी बताओ। चलिए, तो आर यू अप फॉर द चैलेंज? क्यों भाई, क्या कहती है जनता? आर यू अप फॉर द चैलेंज? आप चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस सर आई एम रेडी करके एक कन्विक्शन वाला मैसेज लिखिएगा कि हाँ आप तैयार हैं इस चैलेंज को लेकर। और अगर नहीं तैयार है तो कोई बात नहीं, वो भी आप लिख दीजिएगा कि आई एक्सेप्ट, कि हाँ बहुत कठिन एग्जामिनेशन है, मेरे लायक नहीं है, मैं छोड़ता हूं, ठीक है। बट यू हैव टू बी रेडी एंड यू हैव टू बी फोकस्ड, मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि आप इस एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, जो एग्जामिनेशन आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी एंगल से नहीं है, ठीक है। तो देवियों और सज्जनों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको इस एग्जामिनेशन से तैयारी की सारी चीजें मिलेंगी, प्रिपरेशन, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट वीडियो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा और हमारा टेलीग्राम का भी कम्युनिटी है, ये टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे बहुत सारे कंटेंट डाले जाते हैं, डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, डेली क्विजेस होते हैं, वहां पर पीडीएफ डाला जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारा फायदा आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। चलिए, तो देवी और सज्जनों, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।